हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर बना रहे होंगे दोस्तों। दोस्तों आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी का एग्ज़ाम है जो दोस्तों एक लेखपाल का, उसका जो फॉर्म है दोस्तों वो निकल गया है। और इसमें दोस्तों आपको एक इसका पोर्शन है दोस्तों, जिसके जो पेपर है दोस्तों इसमें आपका एक पोर्शन है ग्रामीण प्रवेश का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल इसका रहेगा दोस्तों इस पेपर में, क्योंकि यह पेपर दोस्तों एक अलग टाइप का पेपर होता है दोस्तों। बच्चे जो होते हैं जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसमें इस पोर्शन का कोई भी वैल्यू नहीं होता है। ये ओनली वन सिर्फ किस में जो ग्रामीण परिवेश है ये सिर्फ लेखपाल के वीडियो वगैरह के वैकेंसी में ही पूछे जाते हैं। तो इस पोर्शन को बच्चे अच्छी तरह से तैयार नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों इसके इनमें जो मार्क्स होते हैं दोस्तों उतने अच्छे नहीं आ पाते हैं। तो और बाकी जो टॉपिक होते हैं लगभग बच्चे उसको कहीं ना कहीं पढ़ते ही रहते हैं। जैसे हिंदी हो गया, तो जो बच्चे पुलिस या एसआई की तैयारी करते हैं उनका हिंदी बहुत ही अच्छा होता है। फिर बात करें दोस्तों जीके जीएस की बात करें तो ये कॉमन होता है, लेकिन हालांकि इसमें भी जो जितने भी जीके जीएस होते हैं वो सब यूपी के संदर्भ में पूछे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो पोर्शन है, मैं बाकी मैथ तो दोस्तों इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। लगभग जितने भी बच्चे कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं सबका मैथ अच्छा ही होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। तो दिक्कत वाली जो बात होती है इसी पोर्शन में होती है। तो इस हमने क्या किया, कुछ इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है जो रखे हैं दोस्तों, और टेस्ट के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे। और उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने बजट की घोषणा की गई है। देखिए दोस्तों जो 2021-22 का बजट है बहुत ही खास बजट है। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश का पहला पेपरलेस बजट है। कैसा बजट है? पहला पेपरलेस बजट है, यानी इसमें सारे जो चीज़ें हैं वो डिजिटल माध्यम से हुई हैं, यानी लैपटॉप द्वारा हुई हैं दोस्तों। इसमें पेपर का प्रयोग नहीं किया गया है। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, जो वित्त मंत्री हैं दोस्तों, ठीक है, विधानसभा में इन्होंने जो बजट पेश किया इनका नाम है सुरेश खन्ना। ठीक है, तो सुरेश खन्ना जी ने क्या किया है, ये बजट पेश किया है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन दोस्तों, यह यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है दोस्तों ये बजट। ठीक है, तो ये जो बजट है दोस्तों लगभग, ठीक है, लगभग 5,50,270.78 करोड़ के लगभग ये बजट है दोस्तों। और यूपी का इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे दोस्तों, 5,50,270 आप याद रख सकते हैं। इसके समथिंग क्या है, ये बजट है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें दोस्तों इसमें जो पिछले साल के बजट से कितना अधिक इंक्रीज हुआ है, तो पिछले साल के बजट से यह 7.3% क्या हुआ है, इंक्रीज कर गया है ना, इतना परसेंट बढ़ाया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो इस बजट के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से याद होंगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बात करें तो इसमें क्या है, बहुत सारे इम्पोर्टेंट्स काम किए गए हैं जिसके तहत बजट को दिया गया है। सबसे पहले बात कर लें इस क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10,000 करोड़ रुपए दिया गया है प्रधानमंत्री आवास के तहत। ठीक है, इस बजट में रखा गया है। बात करें दोस्तों और कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे गोरखपुर एक्सप्रेसवे के लिए कितना दिया गया है दोस्तों। देखिए आप 3 तरह के एक्सप्रेस बनाए गए हैं। देखिए गोरखपुर एक्सप्रेसवे के लिए याद रखिएगा, गोरखपुर
एक्सप्रेस वे के लिए क्या किया गया है दोस्तों, कितना दिया गया है, तो इसके लिए दिया गया है दोस्तों 750 करोड़। कितना करोड़, 750 करोड़ दिया गया है गोरखपुर एक्सप्रेस वे के लिए। इसके बाद बात करें दोस्तों पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए, तो पूर्वांचल जो एक्सप्रेस वे है दोस्तों इसके लिए दिया गया है 1107 करोड़। कितना दिया गया है, 1107 करोड़ का बजट है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए, ठीक है। उसके बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के लिए कितना दिया गया दोस्तों, तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के लिए दिया गया है दोस्तों ये आपका 1492 करोड़। कितना दिया गया है, 1492 करोड़ दिया गया है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के लिए, ठीक है। उसके बाद बात करें दोस्तों इसमें गंगा एक्सप्रेस वे में कितना दिया गया है, तो याद रखिएगा गंगा एक्सप्रेस में जो दिया गया है दोस्तों ये दिया गया है 7200 करोड़। कितना दिया गया है, 7200 करोड़ भूमि के लिए दिया गया है। देखिए बात समझिए, जो गंगा एक्सप्रेस वे है उसके लिए 72 करोड़ रुपये, तो किसके लिए, भूमि जो रास्ते मिलेंगे उनकी मुआवजा के लिए दिया गया है 72 करोड़ रुपये। उसका 489 करोड़ जो दिया गया है वो दिया गया है उसके निर्माण में, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर, तो कोविड-19 के लिए कितना दिया गया दोस्तों, 50 करोड़ जो है वो कोविड-19 के वैक्सीन के लिए दिया गया है। 50 करोड़ की बात करें तो ये कोविड-19 के वैक्सीन के लिए दिया गया है 50 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद होने चाहिए। इस बजट के लिहाज से दोस्तों और बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। एक देखिए जो आपका जेवर एयरपोर्ट है दोस्तों, ठीक है, जेवर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है दोस्तों, और ये कहाँ बनेगा, नोएडा में बनेगा। और जेवर एयरपोर्ट, फिर आपका एक चित्रकूट एयरपोर्ट है, चित्रकूट, ठीक है, एयरपोर्ट। फिर आपका दोस्तों सोनभद्र एयरपोर्ट, सोनभद्र एयरपोर्ट, ठीक है। इसके लिए दोस्तों तीनों की बात करें, कौन कौन, जेवर एयरपोर्ट, चित्रकूट एयरपोर्ट, सोनभद्र एयरपोर्ट, इन सबको अगर मिला दे दोस्तों तो इनके लिए 2000 करोड़ की बजट दी गई है। कितना कर गया, 2000 करोड़ की बजट दिया गया है इन सब एयरपोर्ट के लिए, ठीक है। तो ये कुछ मत इस, और एक चीज़ और दोस्तों, स्मार्ट सिटी, ठीक है, स्मार्ट सिटी की बात करें तो स्मार्ट सिटी के लिए दोस्तों कितना दिया गया, 2000 करोड़ इसके लिए भी दिया गया स्मार्ट सिटी के लिए, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद बात करें दोस्तों कि जल जीवन मिशन के लिए, जल जीवन मिशन की बात करें तो जल जीवन मिशन के लिए जो आपका बजट अलाउ किया गया है वो 15,000 करोड़ का बजट अलाउ किया गया है जल जीवन मिशन के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। और इसके अलावा दोस्तों जो कानपुर मेट्रो है, ठीक है, कानपुर मेट्रो, तो कानपुर मेट्रो के लिए कितना दिया गया है, 597 करोड़ बजट का कानपुर मेट्रो के लिए दिया गया है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों जो आपको याद होने चाहिए, और यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं तो अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक सेकेंड दोस्तों, ओके, ठीक, अब इस क्वेश्चन को देखें दोस्तों, तो कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत, ठीक है, किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई है। तो आपको पता है दोस्तों कि जो लगभग, ठीक है, लगभग कितने विद्यार्थी, तो लगभग 1 करोड़ विद्यार्थियों को दोस्तों क्या किया गया, मुफ्त टैबलेट योजना, मतलब टैबलेट देने की घोषणा की गई है। कितने विद्यार्थी, लगभग 1 करोड़ विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की गई है। और याद रखिएगा कि यह घोषणा जो की गई है 2 फरवरी, ठीक है, 2 फरवरी 2021 को किया गया था, ठीक है, 2 फरवरी और 2021 को किया गया था। जो युवा हैं दोस्तों, ठीक है, जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों उनको मुफ्त में टैबलेट देने का। तो आपसे पूछा कि ये किस योजना के अंतर्गत दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो यूपी सरकार ने दोस्तों एक योजना स्टार्ट की थी जिसका नाम था मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। अच्छा, इस योजना का उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो इस योजना का जो उद्देश्य था,
ठीक है। जो सिविल सर्विसेज की सेवाएं हैं दोस्तों, तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं दोस्तों, उनको फ्री कोचिंग देना, ठीक है। अगर आप किसी भी यूपी गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फ्री कोचिंग देने का काम कौन करता था? मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। और इसी योजना के तहत दोस्तों लगभग कितने 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ युवाओं को क्या किया है? फ्री में टैबलेट देने की घोषणा की गई है, ठीक है। और कब की गई है? तो एक की गई है दोस्तों आपका 2 फरवरी 2021 को किया गया था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, ठीक है। अब बात करें दोस्तों, ऐसे बहुत सारे योजनाएं हैं, ठीक है, जो यूपी सरकार द्वारा चलाई गई हैं। तो अगर आपको उस योजनाएं के बारे में भी आपको जानना होगा, क्योंकि कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को आपके सामने रखते हैं दोस्तों। जैसे बात करें और उसमें कितने फंडिंग किए गए, यानी कितना बजट उसके लिए अलाउ किया गया है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो एक है दोस्तों मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, ठीक है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, ठीक है, दुर्घटना कल्याण योजना। तो इसके अंतर्गत दोस्तों इसके लिए कितना बजट दिया गया है दोस्तों? याद रखें, इसके लिए 600 करोड़ का बजट दिया गया है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए 6 करोड़ का कितना बजट अलाउ किया गया है, ठीक है। उसके बाद बात करें दोस्तों, जो आपका मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना, अगर देखिए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए 600 करोड़, ठीक है, कितना करोड़? 600 करोड़। लेकिन अगर बात करें सिर्फ मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के लिए सिर्फ 12 करोड़, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के लिए कितना करोड़? 12 करोड़ दिया गया है, ठीक है। उसके बाद बात करें दोस्तों, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत कितना दिया गया है? तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आपको दिया गया है 100 करोड़। कितना दिया गया है? 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ठीक है, बजट में। उसके बाद दोस्तों बात करें प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। तो देखिए इसके अंतर्गत दोस्तों मातृत्व वंदना योजना, तो इसके अंतर्गत जो पैसा दिया गया है दोस्तों, बजट अलाउ किया गया है, वो किया गया है 320 करोड़। कितना? 320 करोड़ का बजट इसके लिए क्या किया गया है? अलाउ किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारी चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आएंगी, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपस ऑप्शन नंबर ए, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत 1 करोड़ विद्यार्थियों को फ्री लैपटॉप देने की घोषणा की गई है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है इसमें कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। आपसे पूछा गया कौन सी इसमें खरीफ की फसल नहीं है। तो आपको पता है दोस्तों फसल 3 तरह की होती है दोस्तों। एक होता है खरीफ की फसल, ठीक है, और एक होता है रबी की फसल, और एक होता है दोस्तों जायद की फसल, ठीक है। तो खरीफ की फसल दोस्तों इसमें अगर बात करें तो इसमें आपका आ जाएगा चावल, या आप धान कह सकते हैं इसको। चावल हो गया दोस्तों, बाजरा हो गया, ठीक है, बाजरा हो गया। तो चावल, बाजरा, फिर आप कह सकते हैं दोस्तों कपास हो गया, ये सब किस की फसल है? खरीफ की फसल है, ठीक है। चावल हो गया, बाजरा हो गया, कपास हो गया, ये सब किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। बात करें तो रबी की फसल में, तो रबी की फसल की अगर बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा गेहूं हो गया, चना हो गया दोस्तों, मटर हो गया, है ना, मटर हो गया, सरसों हो गया दोस्तों, आलू हो गया। तो ये सब किसकी फसल है? ये सब फसल है आपके रबी की फसल। जायद के फसल में क्या आते हैं दोस्तों? जैसे आपका मक्का हो गया जायद के फसल में। फिर आपका काकरी हो गया, काकरी, तरबूज, ये सब किसकी फसल है दोस्तों? ये सब जायद की फसल है, ठीक है, तरबूज, ये सब जायद की फसल है। तो इन सबको आपको याद रखना चाहिए दोस्तों, कभी भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप इसका अगर बात करें कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, तो खरीफ की फसल में दोस्तों कौन सी मूंगफली है दोस्तों खरीफ की फसल,
ठीक है। आपका दोस्तों मक्का भी होता है खरीफ की फसल में, ज्वार भी होता है दोस्तों खरीफ की फसल में। तो आपका जो गेहूं है दोस्तों, ये किसका फसल है? रबी का फसल है, ठीक है। याद रखिएगा, गेहूं किसका फसल है? रबी का फसल है आपका गेहूं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको भी समझे होंगे और इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में रहता है? तो दोस्तों अगर बात करें कि अ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 77 दशमलव कितना 77.73%। तो देखिए, अगर इसको और छोटा करें दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, कहा क्या जा रहा है कि जो देखिए 2021 की जनगणना की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसमें कहा गया कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में कितना परसेंट जो है जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। तो यानी ग्रामीण जनसंख्या कितना है, तो याद रखिएगा इस ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 77.73% जो जनसंख्या दोस्तों कहाँ रहती है? गाँव में रहती हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसमें शहर में कितना परसेंट रहते हैं? तो याद रखिएगा, शहर में आपका जो परसेंटेज बन जाएगा तब 22.27% लोग कहाँ रहते हैं? शहरी जनसंख्या है, ठीक है। अब एक बात देखिए, जो गांव में लिंगानुपात है दोस्तों, ठीक है, गांव में क्या है? लिंगानुपात है, वो कितना है? तो याद रखिएगा, जो गांव में लिंगानुपात है वो 1000 पुरुषों पर कितना? 918 महिलाएं हैं, ठीक है। गांव में कितने हैं? 1000 पुरुषों पे 918 महिलाएं हैं। ये जो जनगणना है दोस्तों, यह 2011 के जनगणना के अनुसार है। तो याद रखिएगा, शहरी क्षेत्र में, ठीक है, शहरी क्षेत्र में कितना भाई? तो 77.73% सॉरी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और 22.27% शहरी क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी चाहिए, कभी भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष की साक्षरता का प्रतिशत क्या है? देखिए, यूपी की बात करें तो यूपी में पूछा गया है पुरुष की साक्षरता का क्या परसेंटेज है। तो अगर यूपी की बात करें दोस्तों, तो याद रखिएगा, जो पुरुष साक्षरता है यूपी में, ठीक है, सबसे पहले बात करें कुल जो ओवरऑल जो साक्षरता है यूपी में कितना है? तो ये है 67.68% दोस्तों पूरे यूपी की साक्षरता का परसेंटेज है। कितना परसेंट? 67.68% जो लोग हैं क्या हैं? वो साक्षर हैं। अगर बात करें दोस्तों इसमें पुरुष की साक्षरता कितना है, तो जो पुरुष की अगर आप बात करेंगे तो पुरुष का आपका हो जाएगा 77.28% क्या है? पुरुष क्या है? साक्षर है। कितना? 77.28% क्या है? पुरुष साक्षर है। उसके बाद बात करें दोस्तों, पुरुष हो गए। महिला की बात करें तो महिला में कितने साक्षर हैं दोस्तों? तो महिला में आपके जो साक्षरता की अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका 57.18%। इसमें क्या है? महिला की साक्षरता दर है। देखिए देखिए, अगर आप पूछेगा कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितना है तो 67.68% हो जाएगा। पुरुष की बात करेगा तो 77.28% हो जाएगा। अगर महिला की बात करेगा तो 57.18% हो जाएगा। अब बात करें दोस्तों जनसंख्या की, तो देखिए जो जनसंख्या है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार जो यूपी की जनसंख्या है वो है 19.98 करोड़। ये किसकी जनसंख्या? यूपी की जनसंख्या है। जनगणना कब की है? 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि 2001 की जनगणना के अनुसार कितना जनसंख्या है, तो 2001 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या थी 16.62 करोड़, ठीक है। तो इतनी जनसंख्या थी 2001 में, और 2011 में कितना हो गया? 19.98 करोड़ हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों जो आपको याद होने चाहिए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि कभी भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों अगला। कहा जा रहा है कि निम्न में से किस राज्य में पंचायत राज प्रणाली नहीं है? तो देखिए दोस्तों, जो पंचायत राज प्रणाली आपको पता है कि ये कैसे मतलब आया दोस्तों, और देखिए किस राज्य में नहीं है। कुछ ऐसे भी राज्य हैं दोस्तों जहां पंचायत राज प्रणाली नहीं है, ठीक है। तो आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले हम पंचायत के बारे में दोस्तों कुछ चीज़ें आपको बता दें। देखिए, जो अनुच्छेद पंचायत का संबंध किससे है दोस्तों? अनुच्छेद 40 से है दोस्तों पंचायत का संबंध, ठीक है। अनुच्छेद 40 से है।
और आपको पता है दोस्तों जो पंचायत है दोस्तों, ठीक है, जो पंचायती राज व्यवस्था है इसका संबंध दोस्तों किस 9वीं अनुसूची से है? किससे है? 9वीं अनुसूची से, ठीक है, याद रखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था का संबंध किससे है? 9वीं से। देखिए दोस्तों, इसके लिए जो अधिनियम लाया गया था वह अधिनियम कब का था? 1992 का था। 1992 का था दोस्तों जो अधिनियम था। और जो कौन सा संविधान संशोधन था? तो याद रखिएगा, यह 73वां संविधान संशोधन था। कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन था। तो इसको आप याद रखेंगे। और यह 1993 को दोस्तों यह क्या हो गया था? इसमें एक कानून बना गया था, है ना। यानी जो 73 अधिनियम कब का था? 1992 का। कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संशोधन, ठीक है। ये लागू कब से हुआ दोस्तों? मतलब ये पारित कब से हो गया? 1993 में क्या हो गया दोस्तों? ये पारित हो गया, ठीक है। और दोस्तों इसकी सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब ये लागू हुआ तो सिर्फ भारत के 8 राज्यों में ही लागू हुआ था। अब वो 8 राज्य कौन कौन से हैं इसको भी देख लेते हैं दोस्तों। तो जो 8 राज्य है दोस्तों, इसमें अगर बात करें तो पहला राज्य है दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? सॉरी, आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसके बाद कौन है दोस्तों? गुजरात। कौन है? गुजरात, ठीक है। आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया दोस्तों। उसके बाद आपका हो गया हिमाचल प्रदेश। कौन सा हो गया? हिमाचल प्रदेश। उसके बाद दोस्तों महाराष्ट्र। कौन हो गया? महाराष्ट्र, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था लागू होने का, ठीक है, महाराष्ट्र। फिर आपका हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा हो गया। फिर आपका हो गया राजस्थान। क्या हो गया? राजस्थान, ठीक है। और बात करें दोस्तों, सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो आपको पता है यह 24 अप्रैल से स्टार्ट होता है। 24 अप्रैल से स्टार्ट होता है। और कहाँ से? राजस्थान के नागौर जिला से। कहाँ से? राजस्थान के नागौर जिला से। इसलिए दोस्तों आपको पता है कि 24 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 24 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं पंचायती राज दिवस। और कहाँ से इसकी स्टार्ट हुआ दोस्तों? यह राजस्थान के नागौर जिला से स्टार्ट हुआ है दोस्तों। और कौन कौन से राज्य हैं आपको पता है दोस्तों? और आपका आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, ठीक है। कितने हो गए? 2 2 4 और 2 6, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको पता है कि मिजोरम हो गया। और फिर क्या हो गया? मेघालय हो गया। कौन हो गया? मिजोरम और मेघालय। सॉरी, मिजोरम मेघालय नहीं, सॉरी दोस्तों, ये नहीं रहेंगे, ठीक है। मेघालय मिजोरम नहीं होंगे, ओके, याद रखिएगा। ये मेघालय और मिजोरम नहीं रहेंगे, ठीक है। तो आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ठीक है। कौन हो जाएगा? एक बच जाएगा आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन हो गया? मध्य प्रदेश। एक सेकंड दोस्तों, मध्य प्रदेश। तो ये जो राज्य है दोस्तों, यहाँ पर क्या किए गए? पंचायती राज व्यवस्था स्टार्ट किए गए सबसे पहले, ठीक है। और कब स्टार्ट किए गए? 1996 को, ठीक है। 24 दिसंबर 1996 को ये सारे जगह पर क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया, ओके। अब बात करते हैं दोस्तों, भारत में अभी भी कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। और राज्य कौन कौन से हैं तो याद रखिएगा। वह राज्य है दोस्तों आपका नागालैंड। कौन? नागालैंड। यानी यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। फिर अगर बात करें दोस्तों क्या हो जाएगा? मेघालय। कौन? मेघालय। तो यहाँ पर भी पंचायती व्यवस्था नहीं है। फिर क्या हो जाएगा आपका? मिजोरम। कौन? मिजोरम। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, यहाँ भी क्या है? पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। फिर बात करें आपके जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, यूनियन टेरिटरी जितने भी हैं केंद्र शासित प्रदेश, चाहे वो दिल्ली को भी लेकर के दोस्तों, तो दिल्ली में भी यहाँ भी पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए ध्यान से क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायत राज प्रणाली नहीं है? तो याद रखिएगा मेघालय में जो है पंचायत राज प्रणाली नहीं है। केरल में भी है। कहाँ पर है दोस्तों? केरल में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, उड़ीसा में है दोस्तों, ठीक है, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ये सब क्या है दोस्तों? यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था लागू है, ठीक है। याद रखिएगा पंचायती राज व्यवस्था का संबंध किस अनुच्छेद से है? 40 अनुच्छेद से है, ठीक है। किससे? 40, ठीक है। और अनुसूची कौन है? तो 9वीं अनुसूची है, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों आपको याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या करे?
देखिए यहाँ प्रकार है, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिन बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर देखिए आपको पता है दोस्तों, होता क्या है कि जो गांव के मुखिया होते हैं दोस्तों, ठीक है, जब गांव के मुखिया का चुनाव होता है यानी ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, तो उसके लिए हर एक वार्ड से क्या होते हैं, सदस्य का भी चुनाव होता है। ठीक है, तो देखिए सदस्य का चुनाव जो है वह अधिकतम दोस्तों आपके 9, न्यूनतम कितने 9 और अधिकतम कितने 15 सदस्य एक ग्राम सभा से हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है उस ग्राम सभा की जनसंख्या पर। ठीक है, तो जनसंख्या पर डिपेंड करेगा, ये अधिकतम कितना 15 हो सकते हैं और न्यूनतम कितना 9 हो सकते हैं। अगर देखिए अगर कोई ग्राम जो सदस्य है दोस्तों, जो सदस्य है, ठीक है, वह क्या चाहता है कि वह अपने इस्तीफा देना चाहता है, त्यागपत्र देना चाहता है, तो वह लिखित जो है दोस्तों हस्त आवेदन देगा, किसको, मुखिया को देगा अपना त्यागपत्र। और ऐसा नहीं है कि आज उसने दे दिया तो कल से वह उसका काम खत्म हो गया, नहीं, 7 दिन बाद क्या होगा, वह प्रभावी होगा। ठीक है, कितने दिन बाद, तो 7 दिन बाद ये प्रभावी होगा। तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 7 जो है, सॉरी ऑप्शन नंबर जो 1 है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यानी 7 दिन बाद होगा दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों जो मुखिया के चुनाव लड़ने का जो उम्र है दोस्तों वो कितना है, 21 वर्ष है। ठीक है, अगर आप 21 वर्ष के हैं दोस्तों तो आप मुखिया का चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, ओके, तो आगे चलते हैं दोस्तों, फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। ठीक है, यहाँ पर कहा कि पंचायत निधि को निम्न में से किसमें नहीं रखा गया है। तो देखिए दोस्तों, पंचायत निधि को जो है वो नहीं रखा गया है निजी बैंकों में। ठीक है, निजी बैंक, सॉरी, कहा जा रहा है पंचायत निधि को निम्न में से किस में नहीं रखा जा सकता है, तो ये निजी बैंकों में नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर है क्या जाएगा, निजी बैंक हो जाएंगे। देखिए दोस्तों निजी बैंक किसे कहेंगे, तो आपको पता है प्राइवेट बैंक, मतलब जिसपे सरकार का कोई भी दबाव नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं, प्राइवेट बैंक होते हैं। और जो आपके राष्ट्रीयकृत बैंक होते हैं दोस्तों, मतलब जो सरकार के अंडर में काम करती है यानी जिसमें सरकार का शेयर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारी चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे और इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं हुए होंगे। तो ये थे आज के कुछ हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे और आपको पसंद भी आया होगा। ठीक है, तो फिर जल्द मिलेंगे दोस्तों अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी तरह से फिर प्रिपरेशन करेंगे दोस्तों, कोई भी डाउट आपको नहीं होने देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।